स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता। और आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर हमारे प्रीवियस 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर हमारे बायोलॉजी के क्लास 10th बायोलॉजी के आज हम लोग यहाँ पर 3rd चैप्टर पे मूव ऑन कर चुके हैं, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आज आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर 3rd की स्टार्टिंग से पहले बताना चाहूंगी कि लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम बायोलॉजी का एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज उसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग से ही पार्ट 1 से हर एक चैप्टर के वीडियोस लाइन बाय लाइन के साथ साथ आप लोगों को एक फ्लो में हर पार्ट वहां पर मिलता रहेगा। ठीक है, नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बेसिकली इस चैप्टर की कुछ बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो आप लोग ऑलरेडी इसके बेसिक्स को क्लास 8th से 9th से 10th 8th 9th में पढ़ते हुए आ रहे हैं, और 10th में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें वही से रिपीट होगी, बट फिर भी कुछ चीजें नई हैं जो हम लोग यहाँ पर नई जो चीजें हैं उनको यहाँ पर हम लोग क्लास 10th में स्टडी करेंगे। जो ऑलरेडी चीजें हम लोगों ने क्लास 8th में और 9th में डिस्कस कर ली है वो अच्छी चीज है, बाकी जो नई चीजें और इसमें इंक्लूड हुई है, जो भी चेंजेस नए हैं वो सारे हम क्लास 10th की हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चैप्टर आप लोगों के साथ ये डील करता है कि सपोज आप लोग जो है इस अर्थ पर जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स की जो बढ़ रही है, तो बेसिकली ये रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि ये रिप्रोडक्शन इज नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, ये एनिमल्स में भी हो रहा है, ये जो है कुल मिला के प्लांट्स में भी हो रहा है, फ्लावर्स में भी हो रहा है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस है, क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक जनरल टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। आप सभी जानते हैं वी आर द चिल्ड्रंस ऑफ आवर पेरेंट्स। इट मीन्स आप लोगों को सभी को पता है कि जो पेरेंट्स हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग या जो एनिमल या जो प्लांट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनसे उन्हीं के जैसे नई स्पीशीज को जनरेट करना, नई स्पीशीज को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने हैं, और जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म कौन, पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स से न्यू नेक्स्ट जनरेशन न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। साथ में सेम स्पीशीज क्या होनी चाहिए, सेम। इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन बीइंग, रेप्टाइल से तो रेप्टाइल्स, बर्ड से तो बर्ड, स्पीशीज जो होती है वो सेम होनी चाहिए। तो बेसिकली ये रिप्रोडक्शन होता है। बात ही करते हैं रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो देखिए, अगर रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं होगा तो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें अपने आप को यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए, सेम स्पीशीज में सपोज ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन, बर्ड्स की पॉपुलेशन, प्लांट्स की पॉपुलेशन, एनिमल्स की पॉपुलेशन, किसी भी पर्टिकुलर एनिमल, बर्ड, प्लांट, ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, उस स्पीशीज को कंटिन्यूटी में बनाए रखने के लिए, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, वो डेंजर जोन में ना चली जाए, इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्पीशीज पर्टिकुलरली पूरे टाइम के बाद एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको कहीं उसको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है। एक्सटिंक्ट का मतलब आप सब जानते ही, एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरीके से किसी भी स्पीशीज का क्या हो जाना, खत्म हो जाना, उसका कोई वजूद ना रहना। ठीक है ना, जैसे कि डायनासोर अभी पूरी तरीके से क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या सिग्निफिकेंस है इसका, यूज क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिए, अगर रिप्रोडक्शन होगा, सपोज ह्यूमन बींग्स में होगा, लॉयन में होगा, टाइगर में होगा, कैट में होगा, डॉग में होगा, तो रिप्रोडक्शन की वजह से वो जनरेशन की एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन आएगी, क्योंकि पेरेंट्स से नेक्स्ट चाइल्ड आते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, सपोज एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म कौन है, पेरेंट्स, और उनसे नेक्स्ट जनरेशन क्या आएगी, चिल्ड्रन, जो कि क्या होगी, न्यू स्पीशीज होगी। ठीक, और दोनों की न्यू स्पीशीज, या फिर हम बोल सकते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म होगा। ये तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, और ये न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, चिल्ड्रन होंगे।
और दोनों की स्पीशीज क्या रहनी चाहिए, सेम स्पीशीज वहां पर रहनी चाहिए। ये चीज जो है वहां पर कॉमन है, ठीक है ना, स्पीशीज वहां पर सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए फर्स्ट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म पेरेंट्स थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हमने पेरेंट्स, उसके बाद चाइल्ड आए नेक्स्ट। अब इनके भी अगर चाइल्ड होंगे तो थर्ड जनरेशन आएगी, तो एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन जब आती चली जाती है तो उससे क्या होगा कि एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी और वो स्पीशीज एक के बाद एक नई नई आती जाएगी, ठीक है ना। दूसरी बात, इवोल्यूशन में ये काफी हेल्प करता है, क्योंकि देखिए जब कभी भी पेरेंट टू चिल्ड्रन आते हैं तो कभी भी सेम स्पीशीज के अंदर सेम कैरेक्टर्स नहीं आते हैं, कुछ चेंजेस, डीएनए कॉपी जब होता है पेरेंट्स की बॉडी से चाइल्ड की बॉडी में, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए की कॉपी जब बनती है, उस टाइम पर एग्जैक्ट आईज, नोज आप लोगों को, मतलब हमारी पूरी फोटोकॉपी जो है इस तरीके से बच्चों में नहीं दिखेगी, यानी कि कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ वेरिएशंस आते हैं, दैट इज नॉन एज इवोल्यूशन, मतलब कुछ बदलाव आए। हर स्पीशीज सेम है बट हेरिडिटी कैरेक्टर्स जब पेरेंट्स टू चाइल्ड की बॉडी में ट्रांसफर होते हैं उस टाइम पर कुछ चेंजेस उसकी बॉडी के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, विच लीड्स टू इवोल्यूशन, यानी कि नए नए ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, नए ऑर्गेनिज्म मतलब नए नए चेहरे सेम स्पीशीज के वहां पर क्या होंगे, प्रोड्यूस होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन और व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अब बेसिकली आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। बेसिकली रिप्रोडक्शन होता क्या है वो हम पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है किस प्रोसेस के थ्रू होता है, क्या क्या इसके टाइप्स है, तो इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के नाम से काफी कुछ पता चलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, सिंगल पेरेंट के थ्रू भी क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बोथ पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। कौन कौन से पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें नया इंडिविजुअल तो प्रोड्यूस होगा लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, एक ही पेरेंट्स के थ्रू क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है, दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि सिंगल पेरेंट से भी क्या होगा, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोगों को न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल पेरेंट नहीं टू पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इट मींस यहाँ पर टू इंडिविजुअल की जरूरत होती है, दैट इज मेल एंड फीमेल। अब वो क्या होता है, किसके थ्रू प्रोसेस होता है कि एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, वो सारी चीजें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों पेरेंट यानी कि बोथ फादर एंड मदर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, यानी कि दो इंडिविजुअल की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे और पूरे लेक्चर के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स है, जितनी भी प्रोसेसेस है, वो सबको हम यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफी सारे टाइप्स है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन, सेकेंड है बडिंग, थर्ड है रीजनरेशन, फोर्थ है फ्रेगमेंटेशन, फिफ्थ है स्पोर फॉर्मेशन एंड सिक्स्थ है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है इन सारी टाइप्स को यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक अपने आप में अलग टॉपिक है जिसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सारे के सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम फिजन टू स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों किससे, फिजन के साथ। तो देखिए ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग क्लास 9th से ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। 8th में भी आप लोगों के पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर की काफी कुछ थ्योरी वहां पर आप लोगों को देखने को मिली थी। तो फिजन जनरली होता क्या है, तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फिजन का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यानी कि पहली बात तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, दूसरी बात
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ये भी बताना चाहूंगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है, ठीक है ना। कुछ कुछ एक्सेप्शंस, कुछ कुछ केसेस होते हैं मल्टीसेलुलर के, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है फिजन, जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड, यानी कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर अपन ने न्यूक्लियस ले लिया और ये अपने आप को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 पार्ट में या 2 से ज्यादा टाइप में भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, डिपेंड करता है। अगर ये अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करता है 1 और 2, तो इस फिजन को हम लोग कौन सा फिजन बोलेंगे, बाइनरी फिजन। जबकि अगर ये 2 से ज्यादा टाइप में डिवाइड करता है, ये 1 2 3 4, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल फिजन। तब उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन, ठीक है। आइए सबसे पहले बाइनरी फिजन डिस्कस करते हैं और बेसिकली फिजन में होता क्या है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पर बाइनरी फिजन के अंदर देखिए, बाइनरी फिजन के बारे में मैंने पहले से बताया कि जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में ब्रेक करता है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बाइनरी फिजन। तो दो फॉर्म में डिवाइड होने के बाद उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। बट एक्चुअली प्रोसेस में होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के साथ बताती हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। जब न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, तो साथ साथ में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और उससे क्या बन जाती है, 2 डॉटर सेल। देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास हमने एग्जांपल लिया है किसका, अमोइबा का। अमोइबा का एग्जांपल के अंदर आप लोग देखेंगे कि जनरल अमीबा का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये इसके जो है मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया है, ये पेरेंट सेल की बॉडी है, सेंटर में न्यूक्लियस है और अंदर क्या फिल है, अंदर साइटोप्लाज्म की लिक्विड है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर सूडोपोडिया विड्रॉन, यानी कि इतने बड़े बड़े सूडोपोडिया जो ये मूवमेंट के लिए बने हुए थे, ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं, मतलब थोड़े से छोटे हो जाते हैं। ये इस तरीके की शेप में आ जाता है फर्स्ट में, फिर सेकंड में। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, मैंने बोला बाइनरी फ्यूजन में जो मेन सेल है सबसे पहले न्यूक्लियाई डिवाइड होता है। तो देखिए ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस आपको एलोंगेट हो गया है, थोड़ा सा लंबा हो चुका है, क्योंकि इसको कितने पार्ट में ब्रेक होना है, 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक होना है, यानी कि न्यूक्लियस का शेप कुछ इस तरीके से हो चुका है। ये थोड़ा सा न्यूक्लियस क्या हो गया, एलोंगेट हो चुका है, लंबा हो चुका है, ताकि वो आसानी से यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो देखिए एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया है, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ आ गया है, और अमीबा अपने आप को 2 पोर्शन में डिवाइड करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन इस टाइम पे मैंने कहा था 4th प्रोसेस में बच्चों क्या डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म भी क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश करेगा। कुछ साइटोप्लाज्म इधर चला जाएगा, कुछ साइटोप्लाज्म इधर चला जाएगा। फाइनली अब आप लोग देखेंगे, फाइनली यहाँ पर ये जो है एक सेल, एक अमीबा 2 अमीबा में डिवाइड हो चुका है, 1 और 2, जिसके पास इंडिविजुअल अपने अपना न्यूक्लियस है, और कुछ साइटोप्लाज्म इसमें आ चुका है, कुछ साइटोप्लाज्म इसमें आ चुका है, और ये 2 सेल बनती है, एक 1 वाली और एक 2 वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डॉटर सेल। तो इस तरीके से बाइनरी फ्यूजन परफॉर्म होता है अमीबा के अंदर, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 टाइप्स में, और 2 टाइप्स में डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस 2 पार्ट में ब्रेक होता है, 2 टाइप में डिवाइड नहीं होता, 2 पार्ट में ब्रेक होता है, और 2 पार्ट में ब्रेक होने के बाद साथ में फिर साइटोप्लाज्म भी ब्रेक हो जाता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है, और मेन पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था आप लोगों का फिजन, यानी कि कुल मिला के फिजन होता क्या है कि जिसमें एक सेल अपने आप को 2 या 2 से ज्यादा सेल में डिवाइड कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं फिजन। अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है तो बाइनरी फिजन, और अगर 2 या 2 से ज्यादा टाइप में डिवाइड करती तो फिर वो क्या होगा, आपका मल्टीपल फिजन। तो देखते हैं मल्टीपल फिजन में क्या होगा। तो देखिए इस मेथड में और
और एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को 2 या 2 से ज्यादा सेल में डिवाइड करने की कोशिश करता है, उसको बोलेंगे अपन लोग मल्टीपल फिजन। एग्जांपल हमने लिया है प्लाज्मोडियम का, जो मलेरिया का पैरासाइट है, जिसके थ्रू मलेरिया इन्फेक्शन या मलेरिया डिजीज फैलता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये मेन सेल है प्लाज्मोडियम का, मेन न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, इसकी आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म। आउटर लेयर को सॉरी होल्ड ऑन, इसके अंदर इसकी जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर, इसको हमने क्या बोला है, प्रोटेक्टिव वॉल। सॉरी गलती से हम लोगों ने इसको साइटोप्लाज्म बोल दिया। साइटोप्लाज्म तो कौन सा होता है, जो अंदर फिलिंग होता है, ठीक है ना। इसकी ये मेन सेल की बॉडी है, ठीक है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और उसके आउटर लेयर क्या होगी, प्रोटेक्टिव वॉल, और ये आपका मेन सेल है, ये दिखा रखा है सेल, और इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। अब देखिए इसमें प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, ये जो प्रोटेक्टिव वॉल है, ये प्रोटेक्टिव वॉल सबसे पहले क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्रेक, जो कि देखिए आपको इसमें एक ही दिख रहा है, ठीक है। तो आपको कितनी प्रोटेक्टिव वॉल दिख रही है, अब सिंगल एक प्रोटेक्टिव वॉल दिख रही है। अब सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा प्रोसेस में अपने आप को सेवरल टाइम, यानी कि काफी बार न्यूक्लियस अपने आप को कितनी बार डिवाइड करेगा, एक या एक से ज्यादा टाइम डिवाइड करेगा। तो देखिए न्यूक्लियस ने अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 आप गिन सकते, मोर देन 15 या 15 के अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियस ने अपने आप को डिवाइड किया। तो देखिए मेनी टाइम डॉटर सेल प्रोड्यूस मल्टीपल फिजन, मतलब अपने आप न्यूक्लियस काफी बार डिवाइड हुआ है। तो देखिए ये सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ में क्या हुआ, छोटी छोटी क्या बन गई है, डॉटर सेल, यानी कि इसने अपने आप को मल्टीपल टाइम डिवाइड किया। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो देखिए अंदर ब्लैकिश कलर का आपको दिख रहा है, ये तो क्या है, न्यूक्लियस, और साथ में ये क्या है, सेल की कवरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर क्या फिलिंग है, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। यानी कि इतनी डॉटर सेल बन गई। अब जब एग्जैक्ट कंडीशन आती है या फेवरेबल कंडीशंस आती है कि अब हम लोगों ने अपने आप को डिवाइड कर दिया है, तब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये जो आउटर लेयर थी ये बर्स्ट हो जाएगी, फूट जाएगी, और सारे के सारे डॉटर सेल्स बाहर निकल कर एक इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट बनके अपने आप को एग्जिस्ट करेगी। मतलब अब ये जितनी भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉटर सेल्स, मतलब आपके पास एक से कितनी बन गई, 12 डॉटर सेल्स आपके पास बन गई। ये 12 ही डॉटर सेल अब अपने आप को पेरेंट की तरह ट्रीट करेगी, और फिर से वापस से क्या करेगी, मल्टीपल फिजन करेगी, और अपने आप के नंबर्स को बढ़ाती रहेगी। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता यही है कि फिजन और बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के अंदर काफी रैपिडली इंक्रीज होती है पॉपुलेशन और स्पीशीज का, काफी जल्दी इसमें डिवाइडेशन होता है। तो देखिए इसमें अंदर डिवाइडेशन इतनी स्पीड से हुआ है, ठीक है। सबसे पहले फिर से रिपीट करती हूँ, न्यूक्लियस अपने आप को मल्टीपल टाइम डिवाइड करेगा, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक उसकी प्रोटेक्टिव वॉल रहेगी, साथ में कुछ साइटोप्लाज्म भी रहेगा, और फिर फेवरेबल कंडीशन आने पर ये आउटर लेयर ब्रेक हो जाएगी और बहुत सारे डॉटर सेल्स बाहर रिलीज हो जाएगी। तो ये था बच्चों आप लोगों का मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है आप लोगों का, बडिंग। तो देखिए बच्चों वो मल्टीपल फिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था। अभी फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिजन। सेकंड अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, देखिए फिजन के भी 2 टाइप है, ठीक है। फिजन के कितने टाइप है, 2, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा फिजन पढ़ा था, ये है आप लोगों का बाइनरी फिजन, फर्स्ट वाला तो ये था, और सेकंड वाला कौन सा था, मल्टीपल फिजन। अब हम लोग बडिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो बडिंग ऑलरेडी क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप है। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए थ्योरी की बजाय मैं आप लोगों को बडिंग डायग्राम के थ्रू जो है एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली बडिंग भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें होता क्या है कि किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म, सपोज हमने एग्जांपल लिया है हाइड्रा का, बेसिकली हाइड्रा में परफॉर्म होता है। तो ये हाइड्रा है और ये हाइड्रा की मेन पेरेंट बॉडी है। कौन सी बॉडी है, पेरेंट बॉडी, यानी कि पेरेंट हाइड्रा है। और ये इसके ऊपर क्या निकले हुए, इसके कुछ हाथ पैर से निकले हुए, इनको क्या बोलते हैं अपन, टेंटेकल्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग,
टेंटिकल्स, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर कि पेरेंट हाइड्रा की बॉडी के अंदर सपोज एक बर्डिंग की प्रोसेस में कि जो मेन पेरेंट बॉडी है उसकी बॉडी पर एक छोटा सा न्यू बॉडी, एक छोटा सा बर्ड निकलेगा। क्या निकलेगा? देखिए ये बर्ड निकल चुका है। ये बर्ड धीरे धीरे क्या होगा? ग्रो करेगा। अब ये इतना ग्रो कर चुका है कि एक नया हाइड्रा बन चुका है और एक टाइम आने पर ये पेरेंट की बॉडी से एग्जैक्ट यहाँ से हट जाएगा, डी अटैच हो जाएगा और एक नया हाइड्रा फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो न्यू हाइड्रा है बनेगा कब? जब ये पेरेंट की बॉडी से क्या हो जाएगा? डी अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरेंट की बॉडी से डी अटैच हो जाएगा तो एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का बडिंग। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब आपको क्या लग रहा है? वापस से जनरेट होना है। एग्जैक्टली यही चीज है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें हम लोगों को वापस से फुल ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट मिल जाना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। यानी कि सपोज जो हम लोगों का इसमें एग्जैक्ट बात करने का ये है, हम लोग बोलना ये चाहते हैं कि वापस से अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसका कोई पार्ट अगर टूट गया हो या कट गया हो तो वापस से क्या मिल जाना? उस बॉडी पार्ट पे से हम लोगों को वापस से टूटे हुए पार्ट से फुल ऑर्गेनिज्म मिल जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। अब रीजनरेशन हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया में होता है, पर चूंकि हमने ब्रीडिंग में हाइड्रा ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है तो हम यहाँ पे प्लेनेरिया का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। प्लेनेरिया को फ्लैटवर्म भी बोलते हैं, फ्रेश वाटर के पॉन्ड्स में मिलता है। अगर प्लेनेरिया को समहाउ आप लोग किसी कारण से नंबर ऑफ पीसेस में कट कर देते हैं तो हर बॉडी अपने आप को रीजनरेट कर लेती है कंप्लीट प्लेनेरिया में। देखिए आप लोग, ये प्लेनेरिया का एग्जांपल है, कितना प्यारा सा प्लेनेरिया दिख रहा है। देखिए पिंक कलर का, इसकी 2 आंखें भी दिख रही है आप लोगों को, कितना क्यूट लग रहा है ये। देखिए प्लेनेरिया जो है, सबसे पहले हम लोगों ने प्लेनेरिया को, ये प्लेनेरिया वर्म है, हमने इसको क्या बोला है? इसको आप लोग फ्लैट वर्म भी बोल सकते हैं। इस फ्लैट वर्म को, प्लेनेरिया को हमने किसी कारण से कितने पार्ट्स में कट कर दिया? 1, 2 और 3, यानी कि 3 प्लेनेरिया आपको मिल चुके हैं। अब होगा क्या बच्चों? 3 प्लेनेरिया के बाद होगा क्या कि यहाँ पर ये तीनों के तीनों टूटे हुए प्लेनेरिया के 3 पार्ट्स अपने आप को वापस से, यानी कि जो पार्ट इनका घूम गया था, टूट गया था, कट गया था, वो वापस से फुल ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएंगे? जनरेट हो जाएंगे। यानी कि ये देखिए ये वाला प्लेनेरिया, ये सिर्फ इतना सा था तो इससे नीचे का पूरा पोर्शन डेवलप हो गया। ये बीच वाला देखिए, सेकंड वाला, ये सिर्फ बीच का था तो इससे ऊपर का भी जनरेट हो गया और नीचे का भी जनरेट हो गया, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखिए, सिर्फ पूंछ रह गई थी तो पूंछ के बाद ऊपर का पूरा हेड वगैरह फिर से डेवलप हो गया। तो कितने? 3 न्यू प्लेनेरिया जनरेट हो गए। यानी कि रीजनरेशन का ऐसा टाइप जिसमें अगर कोई पार्ट लॉस्ट हो चुका है, कट हो चुका है, उससे वापस से न्यू ऑर्गेनिज्म, फुल न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है आपके यहाँ पर? रीजनरेशन। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के अंदर, बट हमें वो कंफ्यूजन नहीं रखना, हम उसको आज यहीं पे क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है फ्रेगमेंटेशन। इस मेथड के अंदर बच्चों क्या होगा? ये जनरली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जनरली प्लांट्स में होता है, जबकि रीजनरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमल्स में होता है। मैंने एग्जैक्टली ये नहीं बोला होता ही है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स रीजनरेशन एनिमल्स में होता है और फ्रेगमेंटेशन प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर, इस मेथड के अंदर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी काफी छोटे छोटे पीसेस में अगर डिवाइड हो चुकी है, लेकिन मैच्योरिटी के बाद, थोड़े टाइम बाद जब उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी तो हर फ्रेगमेंट, हर टूटा हुआ फ्रेगमेंट न्यू इंडिविजुअल में जनरेट हो जाएगा, जैसे कि स्पाइरोगायरा और फ्लैटवर्म। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, देखिए इस डायग्राम के थ्रू आप लोग देख सकते हैं ये क्या है। हम लोगों ने स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल लिया है। स्पाइरोगायरा में हो क्या रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये स्पाइरोगायरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये कुछ इस तरीके से मुड़े हुए आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। अब ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसको क्या किया हम लोगों ने? ये 2 पार्ट्स में क्या हो गया? ब्रेक हो गया, ठीक है ना। ये इतना वाला ये पार्ट है, बाकी नीचे का पूरा रेस्ट पार्ट ये है। तो क्या होगा? ये फ्रेगमेंटेशन टूट चुका है, तो हमने क्या बोला
कि ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में। तो मैचुरेशन के बाद छोटे छोटे पीसेस में कब ब्रेक हुआ? मैचुरेशन पे। तो ये जो हर फ्रेगमेंट है, हर छोटे से छोटा टुकड़ा है, वो डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में। मतलब अगर एक उसका पार्ट टूट चुका है तो हर टूटा हुआ पार्ट एक नए इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा? वहां पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो है स्पोर फॉर्मेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी प्रोसेस है। देखिए, स्पोर फॉर्मेशन एज अ नेम इंडिकेट स्पोर। स्पोर का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे कुछ स्पोर बनेंगे, छोटे छोटे कुछ दाने बनेंगे। ठीक है ना, कैसे बनेंगे? तो देखिए, इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं इसको अपन? स्पोरेंजिया। ठीक है ना। प्रोड्यूस टाइनी सेल्स कॉल्ड स्पोर्स, यानी कि इस प्रोसेस में क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनेगा, बड़ा स्ट्रक्चर। मैं डायग्राम में आपको दिखाती हूँ, स्पोरेंजिया, और उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स बनेंगे जिसको अपन क्या बोलेंगे? स्पोर फॉर्मेशन। जब ये स्पोर्स कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्ट जगह पे, नमी में, तो इनसे नया नया इंडिविजुअल बनता जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइजोपस, ब्रेड के अंदर जो वो लग जाता है ना, मोल्ड वगैरह, फंगस वगैरह लग जाते हैं, म्यूकोर, पेनिसिलियम, इनके एग्जांपल से। तो देखिए इसमें होता क्या है कि सपोज ब्रेड या कुछ बंद हुआ हुआ टिफिन, या ब्रेड को थोड़ा सा गीले के कांटेक्ट में, नमी के कांटेक्ट में आ गई, या आप उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना भूल गए और आपने उसको छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, तो उस केस में क्या होगा? अगर वो मॉइस्ट, गीले के कांटेक्ट में आ जाती है, तब क्या होगा? वो अपने आप को बहुत सारी बार डिवाइड करेगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या बनता है कि ये एक स्पोरेंजियम, ये एक स्ट्रक्चर बनता है। तो आपको दिख रहा है ये पूरा एक कवरिंग बनेगी, ब्लैंकेट जैसी, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, ये जो रूट्स है इसको हम बोलेंगे राइजोड्स। ये स्टोलोन लेयर जो होगी इसकी अपर सरफेस, ठीक है ना। और ये जो स्टिक है, स्टेम है, इस स्टेम को हमने बोला स्पेरेंजोस्पोर। और ये जो बना है लेयर, जो बनी है कॉल्यूमेला, कोलाट्रेट। ठीक है ना। अब होगा क्या? इस स्पोरेंजियम की लेयर के अंदर बेसिकली सबसे पहले एक स्पोरेंजियम की लेयर बनेगी। इस लेयर के अंदर पहले ये जो है स्पोर्स, बहुत सारी बात क्या होंगे? अपने आप को नए नए छोटे छोटे, मैंने बताया टाइनी सेल्स बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ठीक है ना, तो ये जो है स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाएगा और बाहर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोरेंजिया स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाएंगे और बहुत सारा स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। ये जनरली फंगस वगैरह के अंदर परफॉर्म होता है। तो बच्चों ये था आप लोगों का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उससे रिलेटेड इसके कुछ टाइप्स, जिसके अंदर सारे के सारे हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, बेसिकली उसकी सारी प्रोसेस को देखा। रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो कुछ डिफरेंसेस होते हैं वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली रीजनरेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो लॉस्ट पार्ट है उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और फ्रेगमेंटेशन में हम लोगों ने देखा कि फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और रीजनरेशन भी हो रहा है, यानी कि उसके अंदर जो लॉस्ट पार्ट है वो मैच्योरिटी के टाइम पर जब वो टूट गया था तो वापस से नया इंडिविजुअल क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मेथड्स थे जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना मिले। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, न्यू लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, ताकि आप लोग बोर्ड लेवल पे, ओलंपियाड लेवल पे, एनटीएससी लेवल पर अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से जारी रख सके। तो बच्चों लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम लोग इसी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लेके आते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करिए, और अगले चैप्टर के अगले पार्ट के लिए, इसी चैप्टर के अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए, ताकि हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट को फिर आगे नेक्स्ट वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ और अपनी कंटिन्यूस स्टडी को बनाए रखें। थैंक यू।